बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, सिंध में करप्शन करने वाले अफसरान अब महकमा एंटी करप्शन के साथ भी प्ली बारगेन और रज़ाकाराना तौर पर लूटी हुई रकम वापस कर सकेंगे। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से मुजव्वज़ा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है जाहिद खोकर ने, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने बिगास पर मबनी 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ में तब्दीली का फैसला कर लिया है। तवक्को की जा रही है कि इससे बिजली सार्फिन पर माली बोझ कम किया जा सकेगा। अवाम को इससे फायदा होगा या नहीं, बताने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है रियाजुल हक ने। जबकि आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के महकमा ट्रांसपोर्ट में बेकायदगियां सामने आई हैं। बस टर्मिनल का कई बार ठेका दिया गया, लेकिन उन ठेकों की मालियत में कोई इजाफा नहीं हो सका। कम लागत पर ठेके देने से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश ने। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे हम सिंध की, जहां पर करप्शन करने वाले अफसरान अब महकमा एंटी करप्शन के साथ भी प्ली बारगेन और वॉलंटियरियन रिटर्न कर सकेंगे। महकमा एंटी करप्शन ने मुजव्वज़ा तरामीम को हतमी शक्ल भी दे दी है। इससे पहले सिर्फ नैब के पास कवानीन के तहत करप्शन में मुलव्वस मुल्ज़िमान रज़ाकाराना रकम की वापसी करते थे। अब महकमा एंटी करप्शन को भी लूटी हुई रकम वापस करके मुकदमात खत्म करवाए जा सकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने महकमा एंटी करप्शन की समरी मंजूर कर ली है। मजीद क्या तरामीम, क्या तजावीज़ की गई हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खोकर से। जी जाहिद, इन तरामीम के मुतल्लिक बताएं कि कौन कौन सी तरमीम की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सिंध के अंदर जो मुख्तलिफ जो है हम मामला सामने लेकर आते हैं, और लगता ऐसा है कि सिंध का तकरीबन हर एक महकमा इसी तरह से जो करप्शन में मुलविस है, करप्शन करने में उसकी मसरूफियात ऐसी होती हैं। इस सारी सूरत हाल में इसको रोकने के लिए अब महकमा एंटी करप्शन को सही दुरुस्त सिमत में लाने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं और एक कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है एक मजबूत इदारा हो और ऐसे करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तो इस हवाले से ये तो कई सालों से जो है महकमा एंटी करप्शन जो है पुराने कवानीन के तहत चलता रहा है, और उन्हीं कवानीन के तहत ही जब मुकदमा भी दर्ज होता है तो मुल्ज़िमान को फ़ायदा होता है, वो उन मुकदमात से बरी हो जाते हैं। या महकमा एंटी करप्शन के पास जो है वो कोई इतना अख्तियार नहीं होता था कि जिसके तहत वो किसी भी करप्शन में मुलविस मुल्ज़िम के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। कई सालों से मुख्तलिफ चेयरमैन आते रहे जाते रहे, मगर इस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन है वो एक अच्छे अफसर हैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब। उनकी जानिब से ये भरपूर कोशिश की गई है, एक अच्छा जो है कदम उठाया गया है। और क्योंकि इस हवाले से उनको काफ़ी मुश्किलात भी आई होंगी, इसमें कोई शक नहीं। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल मामला हैं, सियासी असर रसूख है, तो ये तमाम चीज़ें अब एक जो है तरामीम के हवाले से एक कानूनी जिसको शक्ल दी गई है, अगर ये असेंबली से मंजूर हो जाता है तो इसमें बड़ी अचीवमेंट होगी और फिर करप्शन के मामला को काफ़ी हद तक जो है वो रोका भी जा सकता है। जो इस वक्त जो तरामीम का जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, वो ड्राफ्ट भी जो है महकमा कानून के हवाले कर दिया गया है। वो एक प्रोसीजर है और आइंदा कुछ दिन के अंदर उम्मीद है कि इसको जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो मंजूर भी हो जाए असेंबली से और बाज़ाब्ता तौर पर इसको नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सके। अब इसमें यह है कि नैब के पास जो है प्ली बारगेन या वॉलंटियर रिटर्न के मामला होते हैं कि जिस भी जो करप्शन में मुलविस मुल्ज़िम है, कोई अफसर है, अगर उस पर करप्शन साबित होती है तो वो लूटी हुई रकम वापस कर दे तो उसके जो है मुकदमा ख़त्म हो सकता है या तहकीकात ख़त्म हो सकती है। तो ये कवानीन महकमा एंटी करप्शन के पास नहीं था, तो इसीलिए इसका एक फुकदान था जो इसमें शामिल किया गया है। हाँ, इस पर डिबेट की जा सकती है कि करप्शन में मुलविस अफसरान ऐसा तो नहीं है कि कोई रकम वापस करके फिर क्लीन ले लें, फिर जाके करप्शन कर गए। इस पे बेस किया जा सकता है। इस पे कानून साजी के हवाले से जो मुतल्लिक है वो पेचीदा जो सवालात हैं वो जरूर उठते हैं। अच्छा जाहिद, ये मामला चूंकि बहुत अहम था, इसीलिए इस पर बात करने के लिए हमने किया था जुल्फ़िकार अली शाह साहब से, जो कि चेयरमैन है एंटी करप्शन सिंध के। जुल्फ़िकार शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। ये बताइएगा कि आप किस हद तक मुतमईन हैं इस कानून साजी से? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें मौका देने का।
मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस आगे तक चलेगा, लेकिन हमने अपने तजुर्बे की बुनियाद पे पिछले जो 25-30 साल से जो महकमा चल रहा है उसकी बुनियाद पे कवानीन जो हैं वो गवर्नमेंट को प्रपोज किए हैं। इसी तरह ट्रेनिंग भी प्रपोज की, इसी तरह कंप्यूटराइजेशन और ऑनलाइन जो शिकायत का निज़ाम, ये सब गवर्नमेंट को प्रपोज किया। इंशाल्लाह आपको बेहतरी नजर आएगी। मैं ये भी बताता चलूं कि पिछले 6 महीने के अंदर अंदर भी आप ये समझें कि हमने पिछले 5 साल में 5000 कंप्लेंट्स का अजाला किया था, लेकिन सिर्फ पिछले 6 महीने में हम 5000 का कर चुके हैं। इसका मतलब है अब हमारी जो काम करने की रफ्तार है उसमें खातिर खा बेहतरी आई है। साहिद, आप बताएं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम ओवरकम कर लेंगे, इन मुश्किलात को जो है हम सामना कर लेंगे, तो किस हद तक इस पर काबू पाया जा सकेगा, बताइएगा। देखें, इसमें तो कोई नहीं है कि गुज़श्ता 30 साल से और 30 से भी ज़्यादा सालों से यही जो कवानीन है इसमें कोई तरमीम नहीं की गई थी, और ये कोशिश की जा रही है कि इसको जो है कंप्यूटराइज सिस्टम पे लाया जाए। आईटी वाले जो मामलात हैं वो भी महकमा एंटी करप्शन के पास हों, ताकि जो शिकायत आती हैं उनको बर वक्त एड्रेस भी किया जा सके, और महकमे के अंदर जो अफसरान है वो जो मुख्तलिफ मुलजमान काफ़ी शिकायत आती हैं, और ऐसे मुख्तलिफ वक्तों में ये साबित भी हुआ है कि कुछ अफसरान जो है महकमे के वो मुलजमान के साथ मिली भगत करके उन तहकीकात पर असरअंदाज होते हैं, उनको ख़त्म भी कर देते हैं। तो एक मेकनिज़म जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड और कंप्यूटराइज्ड हो, ताकि जो है इन शिकायत का अजाला भी किया जा सके। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कोई ज़रूर इसमें कोई प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो 100% इसमें कामयाब भी हो जाए, मगर ये जो कवानीन है इसमें ज़रूर ये है कि इस वक्त महकमे की काफ़ी हद तक जो है कामयाबी सामने आई है, और कामयाबी होगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अगर आप पंजाब के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर भी महकमा एंटी करप्शन है, खुद मुख्तार सिंध के बनस्बत खुद मुख्तार इदारा ज़रूर है, और भी दीगर सूबों में इसी तरह से होगा। तो इसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है वहाँ, उसके बावजूद जो उनके पास कहा गया है कि जो आप 50 करोड़ रुपए रकम से जो कम जो जायद रकम करप्शन की गई हो उस मामले को आप एड्रेस करें, और बाकी नीचे वाले जो मामलात हैं वो सूबों को या महकमा एंटी करप्शन या जो दीगर इदारे हैं वो उनको एड्रेस करें। तो इसलिए महकमा एंटी करप्शन के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी है और काम करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। तो इसी वजह से जो FIA के ज़रिए इन जो है अफसरान की जो है ट्रेनिंग का फैसला किया गया है, वो ट्रेनिंग कराई जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो है सियासी जो है असरअंदाज, सियासी जो इंटरफेरेंस होती है, तो चलें सिंध हुकूमत अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया है और आपके मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं, तो क्या इस बात पे भी डिस्कस हुआ है कि पॉलिटिकल मुदाखलत या अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामलात में ख़ास तौर पर नहीं होनी चाहिए, या उस पॉलिटिकल जो मुदाखलत को रोकने के हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज्म भी बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, बेसिकली इन सब जो स्टेप्स आपको बताए, कानूनी बेहतरी, महकमा जाती बेहतरी, ऑनलाइन ऑटोमेशन और ट्रेनिंग, इन सब का मकसद ही यही है कि इसको एक थॉरोली, जिस तरह एक प्रोफेशनल इदारा होता है वो बना के और फिर उसको चलाया जाए। तो इसमें की कि इसको हम पॉलिटिकल असरअंदाजी से और किसी भी किस्म की असरअंदाजी से दूर। अच्छा शाह साहब, आपने कहा कि उन अफसरान को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये कहिएगा कि तमाम लूटी हुई रकम वापस कर देने से क्या मुकदमात खत्म हो जाएंगे उनके, या फिर थोड़ा सा हिस्सा वापस कर देने से भी मुल्जिमान को कोई रिलीफ दिया जाएगा? नहीं जी, ये हमने फैसला ऑनरेबल कोर्ट्स पे छोड़ा है। प्ली बार्गेन का प्रोविजन हमारे पास था ही नहीं जिस तरह नैब के कानून में था। तो मकसद ये है कि लूटी हुई रकम अगर कोई अफसर वापस करता है उसकी सजा तो खैर ऑनरेबल कोर्ट तजवीज़ करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हमने कानूनी तजावीज़ में रखा है कि उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, न सिर्फ नौकरी से बल्कि किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से। और उससे तमाम रिकवरी भी की जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, न सिर्फ रिकवरी की जाएगी बल्कि वो मामला कोर्ट में पेश किया जाएगा और ऑनरेबल कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि अब ये प्ली बार्गेन एक्सेप्ट की जाती है। जब वो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी तो हमारी तरफ से उसको फारिग कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ चेयरमैन एंटी करप्शन से जुल्फिकार अली शाह साहब मौजूद थे, अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह करे थे। उनका यही कहना था कि इस कानून साजी के बाद महकमा एंटी करप्शन एक मजबूत इदारा बनकर सामने आएगा और बहुत सख्त सजाएं दी जाएंगी। बहुत अच्छा कानून सामने लाया जा रहा है और हमारी दुआ है कि इससे बेहतरी ही आए। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे बिजली सार्फिन के हवाले से, जिन पर माली बोझ कम करने के लिए अब तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। हुकूमत ने बिगास पर मबनी 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ में तब्दीली का फैसला कर लिया है। बिजली बनाने वाली कंपनी से नए मुआहदों की वजह से कौमी खजाने को अरबों रुपए का फायदा होगा। मजीद ये कि नए मुआहदों के बाद बिजली सार्फिन पर माहाना तकरीबन 3 अरब रुपए के बोझ की कमी की तवक्को भी की जा रही है। वजीर आजम की बनाई गई तवानाई टास्क फोर्स ने बिगास मंसूबों के टैरिफ में कमी पर इत्तेफाक किया है। इस हवाले से काबीना को भी बिगास पर मबनी मंसूबों की तजावीज़ पर एतमाद में लिया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक से। जी रियाज, बताइएगा इस हवाले से क्या सामने आ रही हैं? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल वफाकी हुकूमत ने 8 जो बगास से बिजली पैदा करती हैं उन तमाम कंपनीज़ के साथ जो है वो मुआहदा तकरीबन मुकम्मल कर लिया है और उसकी जो बाकायदा मंजूरी है वो काबीना के इस जो रवा हफ्ता है उसके मंगल के दिन होना था, लेकिन अब कुछ एजेंडा बहुत ज़्यादा हो गया था, 21 नुकाती था तो उसको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अब अगले हफ्ते उम्मीद है कि इस पर जो है वो बहस होगी और इसको मंजूर कर लिया जाएगा। अब थोड़ा सा नाजरीन के लिए हम ये बता दें कि बगास जो है वो क्या है। जब शुगर मिल्स वगैरह में जब जो गन्ने से जब जूस निकल जाता है तो उसके बाद जो पीछे पोक बचता है या बाय प्रोडक्ट जो बचती है उसे बगास कहा जाता है। उससे कभी जो है कुछ जगहों पे पेपर बनाया जाता है, कुछ जगहों पे उसको ईंधन के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो पाकिस्तान में बहुत सी कंपनी ऐसी हैं, शुगर मिल जैसी हैं, जो ईंधन के तौर पे इसको इस्तेमाल करती हैं और इससे बिजली बनाती हैं। तो ऐसी जो 8 कंपनीज़ हैं उनके साथ हुकूमत ने बाकायदा अब कुछ अर्से पहले 6-8 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा वावेला मचा, शोर मचा के जनाब कई ऐसी कंपनीज़ हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स जो हैं और इंडिपेंडेंट पावर जो प्रोड्यूसर्स हैं, IPP जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा जो है उनको मतलब आइडल जो है वो पेमेंट्स होती हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स के चार्जेस मिलते हैं उनको, और सारिफीन जो है आम आदमी जो है वो पेमेंट्स कर रहा है। तो उस पर फिर मोहम्मद अली साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में जो है वो स्पेशल असिस्टेंट थे और अब दोबारा आए हैं और बड़ी जांफिशानी और मेहनत से काम करने वाले जो है वो एनर्जी सेक्टर के, तो उन्होंने इन चीज़ों को रिवाइज़ किया और बहुत जो है वो कंपनीज के साथ बैठे, 5 कंपनीज के साथ ऑलरेडी हो चुका है और इसके बाद अब ये 8 जो बगास की कंपनीज हैं इनके साथ जो है वो मुआहदा तकरीबन जो है किस्म का फ़ाइनल हो चुका है। अब काबीना की बाकायदा तौर पे मंजूरी होगी। इसके तहत जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक जो अदायगियाँ हैं वो की जा चुकी हैं और अभी हाल ही में जो है वो तकरीबन 1 अरब और 69 करोड़ रुपए जो है वो अदायगी कर दी गई है। इसमें भी ज़ाहिर है कुछ मसाइल आ रहे हैं। मताहिर अली राना जो हैं मेंबर टैरिफ जो हैं उन्होंने इससे डिसएग्री किया। उन्होंने कहा कि जनाब आवाम को जो रिलीफ मिलना था उससे आपने उनको महरूम कर दिया है और वो तकरीबन 18 पैसे जो बिजली का जो सस्ती बिजली का जो टैरिफ अक्टूबर के जो फ्यूल एडजस्टमेंट होती हैं माहाना उसके मज में हो सकता था, लेकिन आपने नहीं दिया। बहरहाल अब उम्मीद है कि इस मामले के हल के बाद जो तमाम अदायगियाँ हैं वो स्मूथली जो है वो शुरू हो जाएंगी और एक जो बड़ी ज़ाहिर है वो डील है इसके तहत इसके बाद हुकूमत को उम्मीद ये है कि तकरीबन 270 से 80 अरब रुपए की बचत जो है वो सालाना होगी। अब ज़ाहिर है ये अच्छी खासी रकम है। इनका अंदाज़ा है कि 278 कुछ, तो कुल मिलाकर जो एनर्जी मिनिस्ट्री के लोग हैं उनको ये कहना है कि तकरीबन 280 अरब रुपए का जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये उसकी सरसरी जो है वो डिटेल्स हैं इस सारे जो काबीना का जो जिसमें मंजूरी के लिए जो है वो पेश। अच्छा रियाज, हमारे ज़राए के मुताबिक बिगास पर मबनी मंसूबों के इंडेक्सिंग जो मैकेनिज्म है उसमें तब्दीली की तजवीज़ दी गई है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इंडेक्सिंग क्या है और ये तवानाई के शोबे में कैसे काम करती है? इंडेक्सिंग जो है बेसिकली मुख्तलिफ शोबों, मिसाल के तौर पर आसान अल्फाज में अगर आम आदमी के लिए हो तो इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि एक चीज़ जो है मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ तैयार होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो मार्केट और इंटरनेशनल रेट को देखते हुए, डॉलर के रेट को देखते हुए उसकी जो कीमत है उसका तयन कर दिया जाता है कि डॉलर अगर 1 रुपया मतलब हम डी वैल्यू होता है और डॉलर 1 रुपया जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद इसकी जो कीमत है वो इस तरह होगी। तो वो जो कीमत बढ़ती जाती है या कम होती जाती है उसके मुताबिक जो है वो कीमत एडजस्ट होती रहती है। तो इसे इंडेक्सेशन कहा जाता है। एनर्जी के उसमें अगर हम देखें
देखें तो यहाँ पे बहुत सी कंपनीज थी जो ये कहती थी कि हम इंपोर्टेड जो कोल है वो यूज़ करती हैं और उससे हम बिजली बनाते हैं, लेकिन बाद में पता चला हमें कि जनाब वो तो बगास जो है वो पोग इस्तेमाल करती थी जो बाय प्रोडक्ट है गन्ने का। तो एक ज़ाहिर इंकशाफ हुआ, उसके बाद चीज़ों को रिवाइज करने की बातें भी चली। तो अब जो इम्पोर्टेड कोल है उससे बाकायदा तौर पे जो है वो लोकल कोल या जो बगास है उससे बिजली पैदा की जाएगी। इससे जो अच्छी खासी जो रकम है वो कम हो जाएगी और इसको जो है लोकल कोल से मुकम्मल तौर पे कोशिश ये की जा रही है। जो टास्क फोर्स बनी है उनकी पूरी कोशिश है कि जो इम्पोर्टेड कोल है उस पे हमारा जो इन्हिसार है वो ख़त्म हो जाए, हम लोकल कोल पे जो वो करें, क्योंकि कई जगहों पे इम्पोर्टेड कोल भी यूज़ हो रहा था लेकिन बहुत सी जगहों पे गलत बयानी भी की जा रही थी। तो इंडेक्सेशन को इस अंदाज में जो है वो एडजस्ट किया जा रहा है कि जो लोकल कोल है उसकी प्राइस और डॉलर के साथ जो सारी प्राइस है और बाकी जो बाय प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको देखते हुए चीज़ों को एडजस्ट किया जाएगा और उसके मुताबिक जो सारा मामला है रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है उस पर एग्री कर लिया सारी कंपनीज ने। तो इससे तकरीबन जो है वो तकरीबन ₹1 के करीब जो सारिफीन है उसको इसका जो है वो फ़ायदा होगा। तो बिजली जो है वो ₹1 जो पर यूनिट है उस पर इसके असरात पड़ेंगे। तो दिन के 300-400 जो है वो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, एवरेज यही होता है। तो उससे अच्छा खासा जो है वो इनके बिलों पे फ़र्क पड़ेगा, ख़ास तौर से जब गर्मियाँ होंगी जहाँ पे बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बिल्कुल, बिलों पर फ़र्क पड़ेगा। तो रियाज, बिगास पर मबनी पावर प्लांट्स के टैरिफ में इंडेक्सिंग मैकेनिज्म में तब्दीली इसीलिए ज़रूरी समझी जा रही है ताकि सार्फिन को उसका डायरेक्ट फ़ायदा हो सके। जी बिल्कुल, 2-3 चीज़ें इसमें हैं। एक तो हुकूमत और जो टास्क फोर्स है वो ये देख रहे हैं कि इनको जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हुकूमत देती है, ज़ाहिर है ये पावर प्लांट जो है वो एक हुकूमती पावर प्लांट्स तो नहीं है, ये बिजली बनाते हैं और फिर हुकूमत को बेचते हैं। अब हुकूमत ये चाहती है 2-3 तरीक़ों से। हुकूमत एक चाहती है कि हुकूमत को जो कौमी ख़जाने से पैसे देने पड़ते हैं, ऑलरेडी हमारी जो इकॉनमी है बहुत ज़्यादा श्रिंक्ड है, टैक्स के मसाइल हैं और टैक्स कलेक्शन के इशूज़ हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कि हम जो है इस तरह इन जगहों पे पैसे दे सकें जो बहुत ज़्यादा एक किस्म की जो है वो स्पिलेज और लीकेजेस जो हो रही हैं। तो उसको रोकने के लिए हुकूमत ने सबसे पहले हुकूमत का ये था कि जो है अभी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 169 अरब रुपया जो है वो हुकूमत ने जो है वो बाकायदा तौर पे इन कंपनीज को, बगास की कंपनीज को अदा किया है। तो इसके कहा जा रहा है कि अगर ये उनको इस काबीना के फैसले के बाद अदा किया जाता, यानी जो काबीना का अभी जो अगले हफ्ते इजलास होगा उसकी मंजूरी के बाद, तो शायद टैरिफ रिवाइज हो जाए तो पैसे दे दी जाते। तो ये एक मसाइल तो है, नेपरा ने भी जल्दबाजी की और हुकूमत में भी कुछ लोग हैं, तो मेरे लिए एक लंबी कहानी है। लेकिन इसके में एक हुकूमत का मकसद ये है कि उन जो पेमेंट्स करनी पड़ती हैं उन कंपनीज को वो उन्हें कम देनी पड़े। दूसरा, आम सारिफ को जो बिजली है वो कुछ कम कीमत पे पड़े। अब कई जगहों पे पैसों का जिक्र आता है, कई जगहों पे जो है वो ₹1 तक की बात आती है। तो जाहिर है इन कंपनीज के साथ जब वो होगा ओवर द ईयर्स, अक्टूबर तकरीबन 2024 के बाद जो है वो सारिफीन जो बगास की बिजली इस्तेमाल करते हैं 50% जो है उन पे जो खर्च है उसका वो उन पे जो खर्च आता है वो कम हो जाएगा। तो ये एक अच्छा खासा जो मतलब है इसका मतलब तो ये है कि शोल्डर से रिलीव विकास के मंसूबों में टैरिफ कम करने के इकदाम बिजली के सार्फिन के लिए फायदेमंद होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे मैंने कहा 50% जो है, क्योंकि जो काबीना का ये जो सारा प्रपोजल है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर का जो टास्क फोर्स का है, उसमें उनका ये प्रपोजल है कि जो आवाम पे जो बोझ आता है वो 50% कम हो जाएगा इन मुआहदों के बाद। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है और मेरे ख्याल है इस पर तारीफ करनी चाहिए उन तमाम शुगर मिल्स की भी जिन्होंने बाकायदा तौर पर हुकूमत के साथ मिल के और टास्क फोर्स जो थी उनके साथ मिल के इस मामले को आगे बढ़ाया और जो है वो रजामंदी का इजहार किया। तो मेरे ख्याल है हुकूमत का हम हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, लेकिन वो चंद मौके हैं मेरे ख्याल है हमें तारीफ करनी चाहिए हुकूमत की भी और शुगर मिल्स की भी, जिन्होंने मिलकर जो है वो बगास से जो बिजली पैदा करते हैं बाकायदा तौर पे एक मिडिल ग्राउंड पे आके जो है फैसला किया। हालांकि 2019 में बाकायदा तौर पे जब वो टैरिफ उस ज़माने में आया तो एक अच्छा खासा जो है वो मसला क्रिएट हुआ, फिर वो जो है वो कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा जी ये तो 2017 के रेट्स हैं। लेकिन आखिरकार फाइनली अब ये जो नई टास्क फोर्स बनी है इनके साथ जो है वो एग्रीमेंट हो गया और जो है इनको जो पेमेंट्स कर दी जाएंगे। उसके बाद अक्टूबर के बाद जो नई जो पेमेंट्स उनको हुकूमत करेगी और जो अवाम पे बोझ जाएगा, सारिफीन पे बोझ जाएगा, वो 50% कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरा ख्याल है। अच्छा
रियाज, जिस तरह से आपने बताया पावर सेक्टर में ढांचा जाती इस्लाहात के लिए तश्कील दी गई एक टास्क फोर्स है, तो उस टास्क फोर्स के दीगर क्या मकासद थे और उसके नताइज क्या निकले? क्या वो मकासद पूरे हो सके? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ये ऐसे मामलात हैं जिसमें ज़ाहिर है अरबों रुपए इन्वॉल्व होते हैं। कंपनीज़ के भी यानी शुगर मिल्स कह लें या दूसरी जो पावर प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज़ हैं, IPPs हैं, फिर उसके बाद हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अरबों रुपए जहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे बहुत मुश्किल से एग्रीमेंट होते हैं। तो ये टास्क फोर्स जो है इन तमाम टैरिफ जो उनके साथ 2019 में जो रिवाइज़ किए गए थे उनके बाद दोबारा उनको रिवाइज़ करना, मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उस टास्क फोर्स से यकीनन अगले 1 से 1.5 साल में अवाम पे जो है वो बिजली का बोझ जो है वो मज़ीद कम होगा। और मैं 2 दिन पहले जब वजारत तवानाई में था तो कुछ लोगों से बात चल रही थी, उनका ये कहना था कि अभी आइंदा तकरीबन 1-2 महीने में हमारी जो है वो मज़ीद जो है अच्छी खुशखबरियाँ आवाम को जो है वो सुनने को मिलेंगी कि गर्मियाँ आइंदा जो आने वाली हैं उससे जो टैरिफ है वो अच्छा खासा कम हो जाएगा। क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जो सोलर पावर पे जब लोग चले गए हैं तो हुकूमत पे बहुत बड़ा डेंट तो नहीं आया, लेकिन कुछ % का जो डेंट आया है उससे अच्छा खासा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आवाम के लिए हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा जो है वो जो पर यूनिट जो पेमेंट्स होती हैं वो इतनी मुनासिब हो कि उससे वो परेशान ना हो। कमी आने का इम्कान है क्योंकि अभी तो चलें सर्दी का मौसम चल रहा है, नेक्स्ट जब गर्मी आएगी तो कितना फायदा होगा उससे आम आवाम को, कितने % उसको फायदा होने वाला है? अब तक की जो कैलकुलेशन हुकूमत ने की है, जो अब आज तक अगर हम बात करें तकरीबन जो है वो ₹1 तक पहुंचने वाला है रिलीफ। और ये जो रिलीफ है हमें जनवरी और फरवरी के बिलों में नजर आएगा। अच्छा। और इसके अलावा ये जो जितने बाकी जो सारिफीन के जो कंपनीज हैं पावर की जो प्रोडक्शन की हैं उनके साथ जो टैरिफ जो रिवाइज होंगे, ये सब कुछ जब फाइनल हो जाएगा, टास्क फोर्स अपना सारा काम जिसके लिए वो बनाई गई थी वो मुकम्मल कर लेगी। तो मार्च और अप्रैल के महीने में यानी रमज़ान के बाद जो है जो ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त तक जो है वो सारी तस्वीर क्लियर हो चुकी होगी। तकरीबन 2 से ₹2.5 जो है वो यूनिट पर यूनिट जो है वो कम हो जाएगा। और कुछ ज़ाहिर हुकूमती जो अहलकार हैं, अफसरान, उनका कहना है कि 4 से 5 रुपए भी हो सकता है। लेकिन फिर जो आज़ाद हमारे सोर्सेज थे उनसे बात हुई तो उनका इतना ज़्यादा नहीं है। ज़ाहिर है हुकूमती मेरा हमेशा कोशिश होती है कि उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाए, लेकिन फिल वक्त जो है तकरीबन जो 2 से ढाई और 3 रुपये तक जो है रिलीफ जो है वो अगले 4 से 5 महीने में आएगा। और इसका अच्छा खासा असर होगा जो गर्मियों के बिल जब आना शुरू हो जाएंगे। सर्दियों में तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है वो एक्सपेंसेस और वो दूसरी चीज़ें नहीं होती। तो ये एक मेरा ख्याल है एक अच्छा जो है वो गवर्नमेंट का इक़दाम है। और जितना हो सकता है इसमें ठीक है नेपरा की सुस्ती और दूसरी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ओवरऑल हुकूमत का इंटेंट इस मामले में मैं कहूँगा और बाकी जो कंपनीज हैं सारी बहुत मस्बत और जो है वो मिसाली रहा है और यहाँ ज़रूर उनको अप्रिशिएट करना बनता है। अच्छा रियाज, जब भी कोई पॉलिसी लाई जाती है तो उसके मुस्बत और मनफी दोनों ही पहलू होते हैं। अगर हम इस पॉलिसी की बात करें, बिगास पर मबनी पावर प्लांट्स के लिए हुकूमत की जो नई पॉलिसी है उसके मुस्बत और मनफी पहलू क्या हैं? मस्बत तो हमने कर ली, मेरा ख्याल है मेरी 92 पे बहुत कम ऐसी स्टोरीज हैं जब मैं इस तरह जो है वो तारीफ करता हूँ, तो ये पहली शायद मेरी स्टोरी है। आपके मुंह से तारीफ, इसका मतलब है कि हुकूमत वाकई कोई अच्छा काम करने जा रही है। जी बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर इनकलाबी इक़दाम तो उसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौजूदा हालात में हुकूमत जिन हालात में है और IPPs का जो सारा मामला चल रहा था तो उसको लेकर ये एक बहुत जो है वो मस्बत पेशरफ्त है। तो मेरा ख्याल है ज़ाहिर है इस पर हमने काफ़ी बात भी कर ली और इसका मस्बत जो पहलू है वो यही है कि इससे आम सारिफ जो है उस पर भी बोझ कम होगा और हुकूमती ख़जाने से जो अरबों रुपए जो है वो 200, 300, 400, 500 अरब रुपए जो इस तरह जाते थे थोक के हिसाब से उनको, और ऐसी कंपनी जो बिजली भी नहीं बनाती थी जो कि कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में उनको देना पड़ता था क्योंकि मुआहदा हुआ है और कुछ कंपनी के साथ डॉलर्स में भी हुआ है। तो ज़ाहिर है पिछली हुकूमत ने और मौजूदा हुकूमत ने काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ों को रेगुलेट और रिवाइज करने की कोशिश की है जो ज़ाहिर है काबिल तारीफ है। तो बिल्कुल रियाज, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया और इसी हवाले से आपसे मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि काबीना को बिगास पर मबनी मंसूबों की तजावीज़ पर एतमाद में लिया जाना भी बाकी है, तो आपको क्या लगता है काबीना इन तजावीज़ से इत्तेफाक कर लेगी? जिस तरह से आपने बताया कि चाइनीज़ कंपनीज के साथ भी फिर तमाम माहदों को रिवाइव करना पड़ेगा। अगर हम इस मौजूदा बगास वाले मामले की बात करें
तो इसकी दस्तावेज़ात में हमने देखी हैं, सब कुछ तैयार है और काबीना के सामने पेश होना है। और ये जो टास्क फोर्स है ज़ाहिर है वो हुकूमत ने बनाई है, वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई है, तो उनके सामने जब ये सारा कुछ आएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कह लें कि मुतनाज़ा है या बहुत ख़राब है। मौजूदा हालात में और इन मामलात को देखते हुए जो इस वक्त इन कंपनीज़ के साथ किया जा सकता, चाहे वो बगास की थी या उससे पहले जो दूसरी IPPs थी, तो मेरा ख्याल है एक बड़ा मुनासिब जो है वो टैरिफ गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है। अगेन बहुत कुछ बहुत बेहतर हो सकता है, बेहतरीन की जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है रियाज। देखा जाए तो मौजूदा हालात में इस तरह का इकदाम सामने आना एक बहुत आइंद बात है। अवाम को बहुत जल्द इस हवाले से खुशखबरी भी मिलेगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के महकमा ट्रांसपोर्ट में बेकायदगियां सामने आई हैं। बस टर्मिनल का कई बार ठेका दिया गया, लेकिन उन ठेकों की मालियत में कोई इजाफा नहीं हो सका। कम लागत पर ठेके देने से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यहां यह बात काबिल गौर है कि जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया वो अपनी अदायगी में भी सुस्ती से काम ले रहा है, जिससे खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। ट्रांसपोर्ट एक अहम महकमा है, अगर ये चाहे तो ये अपनी आमदनी को दुगना भी कर सकता है, मगर सितम ज़रीफी तो ये है कि जब ठेके की मुद्दत खत्म हो जाती है तो महकमे के पास अग्नि लिनामी तक बस टर्मिनल को खुद से चलाने का ऑप्शन रह जाता है, जिसके लिए वो मुलाजमीन रखते हैं और उनको तनख्वाहें महकमे से देते हैं। लेकिन ठेका देने के बावजूद भर्तियां की गईं, मुलाजमीन की तनख्वाहें ठेकेदार को अदा की गईं और उसके बावजूद मुलाजमीन की हायरिंग की गई। इसी तरह से लेजर एंड ग्रेविंग मशीन खरीदने में भी बेकायदगियां हुई हैं। इस बारे में तफसील जानने के लिए जाते हैं पेशावर, जहां हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश मौजूद हैं। उनसे इस बारे में पूछ लेते हैं। जी मुमताज़, बताइएगा कि पेशावर बस टर्मिनल के ठेके का आखिर मसला क्या है? शुक्रिया फरजाना। दरअसल महकमा ट्रांसपोर्ट के तहत ये जो पेशावर बस टर्मिनल है इसका ठेका दिया जाता है और अमूमन हम देखते हैं कि जब ठेके मिलते हैं, खुसूसन जब बस टर्मिनल्स के ठेके मिलते हैं, तो एक साल जिस अमाउंट पे वो ठेका दिया जाता है तो अगले साल अगर वो रकम जो है वो दुगनी नहीं होती तो कम से कम उसमें इजाफा ज़रूर होता है। और ऐसे भी उसूलन उसमें 10% इजाफा तो हर सूरत में होना चाहिए जो सरकारी कवायद और ज़वाबित हैं उसके मुताबिक। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई नीलामी में ज़्यादा ऑफर करता है तो ज़ाहिर है वो जो ठेका है वो उसी को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सिलसिला है वो कुछ उलट ही है। एक पेशावर बस टर्मिनल का ठेका 3 साल से तकरीबन एक ही ठेकेदार को या उसके रिश्तेदार को दिया जाता रहा है और फिर जब वो ठेका उसको मिल जाता है तो उसकी अमाउंट जो है वो 3 साल पहले जितनी ही होती है, मतलब उससे एक पाई उसमें कोई फर्क नहीं आता। इसकी वजह यह है कि जिस तरह ये पेशावर बस टर्मिनल की मिसाल मैं दे रहा हूँ, ये जून 2018 में एक ठेका दिया गया था एक ठेकेदार को 13 करोड़ 53 लाख रुपए पे, और फिर इसमें मामला अदालत चला गया। अदालत में जब स्टे दी गई और स्टे के बाद फिर उसमें हुआ यह है कि 13 करोड़ 53 लाख का जो ठेका दिया गया था उसी साल, उस वक्त उससे ज़्यादा भी बोली की गई थी। लेकिन चूंकि वो जो ठेकेदार थे और जो स्टेक होल्डर्स थे वो इसके खिलाफ अदालत चले गए, स्टे ऑर्डर मिल गया। स्टे ऑर्डर जब वेकेट हो गया तो जिन लोगों ने ज़्यादा बोलियां दी थी उन्होंने कॉल डिपॉजिट जो है वो रिफंड करवाए थे। ये एक सोचा समझा मंसूबा था। ये अक्सर जो ठेकेदार होते हैं ये कर लेते हैं कि जो ज़्यादा बोलियां दे देते हैं वो फिर कॉल डिपॉजिट रिफंड करवा देते हैं और फिर वो उस बोली में हिस्सा नहीं ले पाते। मतलब जिस ठेकेदार को उन्होंने ठेका दिलवाना होता है उसी को ठेका मिल जाता है और अमाउंट भी उसी की बताई हुई जो उसने वो बोली में शो की होती है वही मिल जाती है। तो इसमें भी यही हुआ, जितने भी ठेकेदार थे जितने ज़्यादा अमाउंट शो किए थे उन्होंने कॉल डिपॉजिट्स वापस ले लिए और 1 साल का ठेका दिया गया। वो जो पहले एक ठेकेदार ने 13 करोड़ की ऑफर की थी, अब ये ठेका जो है 10 करोड़ 35 लाख रुपए में दिया गया। ठीक है। फिर अगले साल जब ये इसी ठेके की इसी पेशावर बस टर्मिनल की बारी आई तो चाहिए तो ये था कि इसमें इजाफा किया जाता और सरकारी तौर पर इसका जो रेट था वो 10 करोड़ 35 लाख की बजाय 11 करोड़ 38 लाख रुपए मुकर्रर किया गया। और उस वक्त का ये जाता रहा कि चूंकि काफ़ी अरसा हुआ है और इसकी जो अमाउंट है इसमें इजाफा नहीं हो रहा, तो एक ठेकेदार ने इसमें जो बोली की ऑफर की वो कोई 25 करोड़ के लगभग थी। अच्छा। और दूसरे नंबर पे जो ठेकेदार ने बोली दी तो वो 11 करोड़ 38 लाख थी, यानी वो भी पहले उसकी 10 करोड़ के मुकाबले में ज्यादा थी। जो सरकारी जो बोली थी वो तकरीबन उसी के मुताबिक थी।
लेकिन एक बार फिर जो कॉल डिपॉजिट्स थी, जो पहले नंबर पे जो जिसने बोली दी थी उसने कॉल डिपॉजिट ही जमा नहीं करवाई। एक जगह का ठेका एक ही ठेकेदार को बार बार क्यों दिया गया? कोई किसी ने नहीं पूछा, किसी ने सवाल नहीं उठाया? ऑडिट रिपोर्ट पे बाकायदा तौर पे इसकी निशानदेही की गई है और ये भी कहा गया है कि जो सरकारी तौर पर इसका रेट बढ़ना चाहिए था वो तो कम से कम वो बढ़ा देते, लेकिन वो भी नहीं किया गया, उसकी भी ज़हमत नहीं की गई। और डिपार्टमेंट की तरफ से जो आला हुकाम है उनकी जानिब से भी ये नहीं पूछा गया कि ये जो ठेका मुसलसल एक ही अमाउंट में दिया जाता रहा है और 3 साल में जब इन्फ्लेशन की हद देख लें, जब प्राइसेस की हद देख लें, जब किरायों की वो देख लें, उसकी मुनाफे को देखें, उसके बावजूद इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। अब ऑडिट रिपोर्ट ने बाकायदा तौर पे इनको लिखा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स कमेटी है उसका इजलास बुलाएं और उसमें ये तय कर लें कि आप लोगों ने ये जो गफलत की है इसका जिम्मेदार कौन है, और अगर गफलत का जिम्मेदार कोई मुर्तकिब पाया गया तो उसको सजा दी जाए। लेकिन अभी तक किसी शख्स पर इसकी न तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकी है और ना ही जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास है वो बुलाया जा सका है। अब जब इजलास ही बुलाया नहीं जा सकेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स होगी? 3 साल से जो मतलब खजाने को नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो एक अंदाजे के मुताबिक ये जो इनको मतलब 3 साल में तकरीबन कोई 6 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान तो उसी सूरत में हो रहा है कि जब ये सरकारी जो कवायद ज़वाबित हैं उसके मुताबिक अगर इजाफा कर दे तो ये कर लें। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देख लें तो एक तरफ 10 करोड़ की बोली मिलती है, दूसरी तरफ 25 करोड़ की बोली मिलती है। इसका मतलब ये कि इतना मुनाफा उसमें था जो दूसरे ठेकेदार ने इसकी 25 करोड़ की बोली दी थी, लेकिन उसने ये बोली जो है इसलिए कॉल डिपॉजिट जमा ना करके वापस कर दिया। अब पुराने ठेकेदार को सिर्फ इसलिए देना कि चूंकि कॉल डिपॉजिट वापस हो गए हैं इसलिए उसके ठेकेदार को पुरानी रेट पे ये ठेका दे देते हैं। ये मेरा ख्याल है ये वो गफलत थी जिसकी निशानदेही ऑडिट ने भी की है और ऑडिट में बाकायदा तौर पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए भी कहा है। अच्छा मुमताज, अगर हम एस्टीमेट अगर हम लगाएं तो कम लागत पर ठेका देने से अब तक कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए जो है सिर्फ एक ही साल में ये जो मतलब कम से कम नुकसान अगर हम इसका तखमीना लगाएं तो ये बनता है। ऐसे तो अगर ये शफाफ तरीके से नीलामी होती तो शायद 25 करोड़ में ठेका चला जाता, अगले साल शायद उससे डबल में चला जाता और फिर 3 साल में तो जाहिर है उसका ठेका कहां से कहां पहुंच जाता। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा ठेका है और कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये ठेका 10 करोड़ में किसी शख्स को कैसे मिल सकता है। लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट की सतह पे भी जो लीगल तरीक़ाकार है वो उसके लिए एक तरीक़ाकार बनाया गया है और उसके लिए एक जवाब बनाया गया है कि चूंकि ये वजूहात हैं इसलिए ठेका आगे नहीं जाता, तो खजाने को तो नुकसान पहुंच रहा है और जो सरकारी तौर पर इसकी कीमत में इजाफी की जो कवायद ज़वाबित हैं उसमें भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा है और दूसरी जानिब जो इसके जिम्मेदार हैं उसको भी सजा नहीं मिलती। तो जाहिर है फिर ये सिलसिला चलता रहेगा और शायद अगले साल भी यही सिस्टम हो और यही जो किराया इसी किराए पे शायद पुराने ठेकेदार को करना हो तो कम लागत में जारी कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर सुनने में आ रहा है कि कम लागत के बावजूद ठेकेदार ने पूरी रकम अदा ही नहीं की है, तो इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, उसमें कुछ ठेकेदार जो हैं जब उनको ठेके मिलते हैं तो बाकायदा तौर पे उनके दिनों के हिसाब से उनको अदायगी करनी पड़ती है, लेकिन इसमें जो इस ठेके में एक ठेकेदार कि जिम्मे 42 दिन का जो वो था, मतलब एक साल में जो 42 दिन का जो जो अमाउंट है, मतलब यौमिया 2,87,000 रुपए वो बनता है और जो 42 दिनों का जो किराया है वो 1,20,00,000 रुपए बनता है, वो भी देने की जहमत गवारा नहीं की। अब इतने महीने गुजर गए और अभी तक उसकी रिकवरी भी नहीं हो सकी है और उस शख्स से उसको चाहिए था कि ऐसे शख्स को फिर ब्लैकलिस्ट किया जाता और फिर रिकवरी फिर भी उसे करनी पड़ती, लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। इसकी भी बाकायदा तौर पे ऑडिट में निशानदेही हुई है और बाकायदा तौर पे ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स कमेटी में इसका ये जवाब पेश कर लें। डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा जाता है कि वो इसकी तफसीली रिपोर्ट तैयार करके डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स कमेटी में पेश कर लेंगे, जिसके बाद ये मामला
हल हो जाएगा। बाद औकात होता यह है कि जब ये मामला ज़्यादा अरसे तक मतलब लिंगर ऑन रहता है तो जाहिर है फिर ऑडिट वाली भी पीछे हट जाते हैं, और बाकायदा तौर पे जब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास ये मसला पहुंचता है तो उधर फिर वो कर देते हैं कि चूंकि अब तो वक्त गुजर गया और इतने साल हो गए तो वो इसको पेरे को ड्रॉप कर देते हैं और फिर जो है किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती। तो ये इस किस्म के जो सिलसिले हैं ये हम देखते रहते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कि बावजूद इसके कि इसकी निशानदेही की जाती है और सरकारी तौर पर इसकी निशानदेही हुई है, लेकिन इसके बावजूद जब रिकवरी नहीं होती और जब उस डिपार्टमेंट की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं होती, जब अगले ठेके के लिए कोई लाए अमल नहीं बनता, तो वही बार बार वही गलती रिपीट की जाती है और फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। इसी उसमें भी मतलब किराया अगर किसी ठेकेदार के जिम्मे वाजिबुल अदा है तो चाहिए तो यह है कि वो अगर उस महीने नहीं है तो कम से कम अगले महीने दे दे, लेकिन महीने गुजर गए और अभी तक सिर्फ किराए की मद में जो 1 करोड़ रुपए जो हुकूमत के उसके जिम्मे बनते हैं उसमें कोई मुतनाज़ा रकम नहीं है। ये ठेकेदार भी तस्लीम करता है, हुकूमत भी तस्लीम करती है और महकमा ट्रांसपोर्ट और बस टर्मिनल के जो हुकाम है उन सबको पता है कि ये उनके जिम्मे बनते हैं, लेकिन रिकवरी क्यों नहीं होती? इसकी वजह यह है कि ये बड़े बारसूख लोग होते हैं और इनके चूंकि डिपार्टमेंट के अंदर और हुकूमत के अंदर चूंकि ताल्लुकात होते हैं इसलिए कोई उनसे ये रिकवरी नहीं कर सकता। और यही बात है कि एक जानिब वो जो ठेकों के हवाले से बेकायदगियां सामने आई, चले वो तो एक तरफ, वहां पर कुछ मुलाजमीन की भर्तियों का भी कोई इशू चल रहा था जिसमें बेकायदगियों की इतलात हैं, तो उसकी क्या कहानी है, जरा वो भी हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर दें। अच्छा, महकमा ट्रांसपोर्ट में मसला यह है कि सिर्फ एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे ऐसी बेकायदगियां होती है। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट एक डायरेक्टरेट है जो महकमा ट्रांसपोर्ट के तहत काम करता है। वहाँ पे ये था कि वो मुलाजिमीन रखते हैं, मतलब जो बस टर्मिनल होता है तो उसमें जब ठेका उनके पास नहीं होता तो जाहिर है उसकी जो उसका रखना उसकी केयर टेकिंग जो है उनके जिम्मे होती है। और उन्होंने उनको इजाज़त दी महकमे को कि वो 13 मुलाजिमीन रखते, और 13 मुलाजिमीन जब उन्होंने रख लिए तो जाहिर है उनकी रेगुलराइजेशन भी एक, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलराइज करने का एक एक्ट पास किया था जिसके तहत इन 13 मुलाजिमीन को रेगुलराइज भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद ठेका जो है एक ठेकेदार को दिया गया। और उसके बाद जब ये 13 मुलाजिमीन रेगुलराइज हो गए तो इस महकमे ने कोई 110 मुलाजिमीन, कम नहीं 110 मुलाजिमीन मजीद रख लिए। अब इन 110 मुलाजिमीन के रखने का क्या जवाब था, इसका किसी ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। और मजे की बात यह है कि जो ठेका दिया गया, कोई सीनियर्स वो इस हवाले से क्यों चुप साध के बैठे हैं, उनका क्या मौकिफ है इस हवाले से कि बिना किसी जरूरत के, बिला किसी वजह के उन्होंने 110 मुलाजिमीन को हायर कर लिया? जी बिल्कुल, सिर्फ हायर करने की बात भी नहीं है, हायर तो कर लिया, लेकिन वो तो जो मेरिट लिस्ट है और जो कवायद ज़वाबित है, जो तरीक़ाकार है, वो भी सामने नहीं पेश सके। ऑडिट वालों ने ये भी उनसे मांगा है कि आप कम से कम वो कवायद ज़वाबित तो पेश कर ले कि जिस पर आपने ये भर्तियां की हैं वो मेरिट लिस्ट तो पेश कर ले कि इसकी इन 110 मुलाजिमीन की भर्ती का तरीक़ाकार क्या था। अब ये जो ठेका दिया गया था इस पे 1 करोड़ 49 लाख रुपए ठेकेदार को सिर्फ इसलिए दिए गए थे कि वो जो बस टर्मिनल के अंदर जो मुलाजिमीन है इससे उनकी तनख्वाहें अदा की जाएं। अब एक तरफ मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए जो रकम है वो ठेकेदार को अदा की जाती है और दूसरी जानिब 110 मुलाजिमीन को रखा जाता है और उनको तनख्वाहें महकमा अपनी तरफ से देता है। अब ये समझ में नहीं आती कि जब ठेकेदार को मुलाजिमीन की तनख्वाहों की मद में भी अदायगी की जाती है, 1 करोड़ 49 लाख रुपए उनको दी जाते हैं, तो फिर जो 110 मुलाजिमीन है उसको भर्ती करने का क्या जवाब था। हालांकि उनकी तनख्वाहें जो है जो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट है वो दे रहा है। मतलब ये एक ऐसा सवाल है कि जिसपे ऑडिट ने एक सवाल उठाया और वो उसका जवाब नहीं दे सके। उनका ये कहना था कि हम जो अकाउंट्स कमेटी की जो मीटिंग है उस पे ये टेकअप करेंगे और उस पे फिर जवाब देंगे। अभी तक उसका जवाब नहीं है, हालांकि इसको भी काफी अर्सा हो चुका है। और शॉर्ट आंसर चाहिए आपका। अब ये सारी बेकायदगियां सामने आ गई, मामला सामने आ गया, मामला उठा लिया गया, अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में लाई गई, शॉर्ट आंसर चाहिए आपका। असल में उसका मसला ये था कि ये जो कार्रवाई थी उस पे बाकायदा तौर पे चाहिए था कि उसी वक्त वो जो ऑडिट वाले थे उनको ये सेटिस्फाई कर लेते, लेकिन उस वक्त सेटिस्फाई नहीं किया उन्होंने।
तो जब सेटिस्फाई नहीं होता तो उसका पेरा बन गया, और फिर जो डीसी की जो कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स कमेटी, उसका भी कोई इजलास नहीं हुआ, मजीद भी एक केस आगे नहीं जा ठीक सका। है, तो इसलिए बिल्कुल ऐसा ये ही लोग है। उस पे वो खामोश बैठे हैं कि कोई मुमताज पूछने देखा वाला जाए है। जो हमें फायदा दे सकता, उसको भी खसारे में डाल दिया गया, और बहुत से ऐसे काम किए गए जो नहीं करने चाहे थे, नाजायज बेकायदगियां की गई, भर्तियां की गई, और अगर ये भर्तियां ना की जाती तो ये महकमा हमें बहुत फायदा दे सकता था। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सब मेहमानों का शुक्रिया, अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।